दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बारे में जो वर्तमान में बीजेपी के अंदर उसमें एक शामिल हो चुके हैं और दोनों कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में हमेशा शामिल रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस की रणनीतियों में कांग्रेस संगठन की या सरकार के अंदर बड़ी प्रभावशाली भूमिका जिन्होंने अनेक वर्षों तक निभाई है। लेकिन आज वे लोग कांग्रेस पार्टी से बाहर आ चुके हैं और उनमें से एक भारत सरकार के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन जिस तरह से वह कांग्रेस पार्टी के प्रति और विशेषकर राहुल गांधी के प्रति जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं पिछले एक दो दिन के अंदर, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ देश का एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ा हुआ है। समाज मंच पर जो हमारे अतिथि हैं आज के, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं मुंबई से, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े विख्यात हैं इस मामले में वे। और उनका मैं समाज इंडिया में स्वागत करता हूँ। साथ ही जिगर दोषी जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही गिरीश जोशी जी हमारे साथ ही गुजरात से जुड़े हुए हैं और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत समाज इंडिया में करता हूँ। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं धनंजय जी से ही करता हूँ। धनंजय जी, जैसे आपने देखा पिछले एक दो दिन के अंदर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कभी कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत नेताओं में जिनकी गिनती होती थी और कहा जाता था राहुल गांधी के बड़े विश्वास पात्र, बड़े नजदीकी नेताओं में उनका शामिल है वे। और साथ ही गुलाम नबी आजाद, जो कि अनेक वर्षों से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो, नरसिम्हा राव जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, सोनिया जी और अब राहुल जी वाला, जो पूरा कांग्रेस की जो इतिहास रहा है पिछले कुछ 30 40 50 सालों का, उसमें गुलाम नबी आजाद की बड़ी भूमिका रही है। और वह भारत सरकार के जो सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें शामिल रहे हैं और अनेक मंत्रालयों का जिम्मा भी उन्होंने संभाला। साथ ही ऐसा कहा भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो रणनीति बनती थी, जो उनका जो आगे बढ़ने के लिए जो भी उनके नीति निर्माताओं में से एक गुलाम नबी आजाद माने जाते थे। ऐसे में उनका भी पार्टी से बाहर आना और जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति जिस तरह से वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या रणनीति है? क्या बीजेपी से प्रभावित होकर इस तरह के बयानबाजी हो रही है? क्या लगता है आपको सारा परिदृश्य में अगर देखें? धनंजय जी। देखिए, सबसे पहले तो कहूँ कि 2014 के पहले और 2014 के बाद राजनीति ने जो स्वरूप लिया है बिल्कुल अलग है। अब ज़्यादा किसी कांग्रेसी नेता की बात ना करें, समाजवादी नेता की बात ना करें, बीजेपी के नेता की ही बात अगर करें, तो आप याद कीजिए वाजपेयी जी का समय। वाजपेयी जी के समय मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। उन्होंने अपने विरोधियों के साथ जो है ऐसा झगड़ा नहीं किया या ऐसा छीछा लेकर नहीं किया, उनको बेइज्जत करने का काम या उनको गाली देने का काम, उनको देशद्रोही कहने का काम वाजपेयी जी ने कभी किया नहीं। या उनके समकालीन जितने भी नेता रहे या उनके साथ जो बड़े हुए नेता, उन सबने नहीं किया ये कि विपक्ष को गाली देने का काम किया। ये मोदी जी जो है जब से आए हैं, तब से इन्होंने दुश्मनी ठान ली है। मतलब विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, जो बीजेपी में नहीं है, वो सारे नेता जो है उनके दुश्मन हैं। ये इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 8 9 10 सालों से कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देश का दुश्मन है, देश का गद्दार है और उसने देश के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई है। यहाँ तक ये कहने में, इससे कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो अब जब बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं वो भी उसी भाषा में बोलते हैं, जिस तरह की भाषा जो है या साध्वी प्रज्ञा बोलती है या प्राची बोलती है या कोई भी बोलते हैं। अब जो सिंधिया जी बोल रहे हैं, सिंधिया जी का इतिहास जो है अगर आजादी से पहले का जाने तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ थे। और जो जो 1857 का जो गदर था, तात्या टोपे, झांसी की रानी वगैरह वगैरह लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, उनका साथ इन्होंने। और 1857 के गदर में जो है नुकसान हुआ उसकी वजह से, नहीं तो तब स्थिति शायद दूसरी होती। फिर आजादी के बाद जो है नेहरू जी के साथ इनके दादाजी का संबंध ठीक रहे। हालांकि इनकी दादी फिर वापस चली गई इसमें बीजेपी के साथ, संघ के साथ, लेकिन इनके पिताजी जो है वो कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता रहे। कभी उनको ऐसा नहीं रहा कि वो जो है चाहे राजीव गांधी के साथ रहे, चाहे उसके बाद भी रहे, एक ताकतवर नेता के तौर पे माधवराव सिंधिया याद किए जाते रहे, याद किए जाते रहेंगे। और माधवराव सिंधिया का एक बयान मुझे आज भी याद है, संसद में उन्होंने बयान दिया था कि जो हम सब जो संसद में बैठे लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि देश के जो जो अमीर लोग हैं या जो प्रिविलेज्ड हो गए हैं सत्ता में आकर के या राजनीति में आकर के, उनको यह ध्यान रखना होगा कि हम टापू न बनने देश में। ऐसा ना हो कि देश में एक टापू बन जाए जिसमें समृद्ध लोग आके खड़े हो जाए और चारों तरफ जो है वो देश की गरीब जनता
रहे, अगर ऐसा हुआ तो हमारा बचना भी नामुमकिन होगा। तो इतने लोकतंत्रवादी थे माधवराव सिंधिया। फिर माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य आए, तो ज्योतिरादित्य ने भी बड़ा, राहुल गांधी ने उनको, क्योंकि समकालीन थे, साथ पढ़े लिखे लोग थे, उठना बैठना मिलना जुलना बचपन से था। क्योंकि राजीव गांधी फैमिली से माधवराव सिंधिया की फैमिली की बड़ी नजदीकी थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद जो है माधवराव सिंधिया जो सोनिया जी थे उनके बड़े करीबी नेता रहे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है थाली में या कहिए प्लेट में सजा करके सत्ता मिली और मंत्री रहे, बड़े पदों पे रहे। लेकिन अब क्या इनको हुआ, क्या धमकाया गया बीजेपी द्वारा या क्या किया गया कि ये वफादारी छोड़ करके आ गए बीजेपी के साथ। और अब बीजेपी के साथ जब आए हैं तो इनको तो आर पार की लड़ाई लड़नी है। हालांकि देखिए राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कभी मोदी वाले आचरण को अपनाया नहीं, आज भी उस परंपरा को निभा रही हैं जिस परंपरा को यहाँ भैरव सिंह शेखावत ने रखा, बना करके रखा, जो परंपरा है बनी हुई है। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग, यहाँ भी राजस्थान में अभी याद कीजिए आपके सचिन पायलट को जो है तोड़ने की कोशिश की, उनके विधायकों का अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई मध्य प्रदेश के बाद। लेकिन यहाँ अगर सरकार नहीं गिरी, उसमें बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की है, सचिन पायलट की है, लेकिन उससे कम बड़ी भूमिका वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि कांग्रेस में गद्दार लोग हैं, तो जब ये कांग्रेस में थे, इनके पिताजी थे, तो क्या गद्दार लोग थे? इनके दादाजी भी कांग्रेस से लड़े थे। तो ये जो है, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी सीधा सीधा लगता है कि कुछ और बेहतर पाने की स्थिति में ये ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो मंत्रालय है उसका आज कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस भी जो था, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस सब बेच दिया गया। तो ये अब इसके इनके पास तो कुछ है ही नहीं, केवल नियम बनाए, नियम क्या बनाएंगे, रोज थोड़े नियम बनते हैं। अब फिर दूसरी बात आती है, जो हमारे जो कश्मीर के जो नेता माने जाते हैं आजाद साहब, अब उनकी हालत ये देख लीजिए कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन राहुल गांधी जब वहां गए कश्मीर तो उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता जो है वापस कांग्रेस में लौट आए, अकेले बच गए। तो वो कितने बड़े नेता हैं कश्मीर के, ये समझ लीजिए। उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस में ज्यादातर जो है रीढ़ विहीन नेता है। भाई तो आपकी रीढ़ कहाँ थी? आपने क्या किया? संजय गांधी की चाटुकारिता की, फिर सोनिया गांधी के साथ जुड़ गए, उसके पहले राजीव गांधी के साथ आके जुड़ गए थे। और आप जो है वो मुसलमान के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे जो टोकनिज्म शुरू किया था कांग्रेस ने बीच में, वही आपने किया कि आपकी अपनी जगह कहाँ है कश्मीर में, किस हिस्से में आपके कहने पे 4 आदमी जीत करके आ जाएंगे, ऐसी स्थिति आपकी नहीं है। तो आप जो है खुद रीढ़ विहीन नेता रहे। अब जब आपको राहुल गांधी ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस उस तरह की राजनीति की वजह से बर्बाद हुई। कांग्रेस को बर्बाद होने में मनमोहन सिंह के, मैं मानता हूं कि 10 साल जो है बड़े भयानक रहे, कि 10 साल में सरकार ने तो बहुत काम किया, लेकिन संगठन स्तर पर इतनी बुरी हालत रही पार्टी की, और ये सारे नेता जो दिल्ली में बैठे नेता है, उन लोगों ने सत्ता सुख भोगा, और जो बाकी नेता रहे दूर दराज के गाँव में, कस्बों में, जिलों में, राजधानियों में स्टेट के, उनको इन लोगों ने जो है दूर रखा। तो ये जो संगठन कमजोर हुआ और बीजेपी आज मजबूत हुई है, या जो मनमोहन सिंह ने जो काम किए उसको जनता तक पहुंचा नहीं पाई कांग्रेस, आज उन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर के बीजेपी गिना रही है कि ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, है ना। इनके अपने कितनी योजनाएं हैं। तो ये सारा का सारा जो बोल रहे हैं, चाहे आजाद बोल रहे हैं, आजाद को मैं अप्रासंगिक नेता मानता हूँ। मुझे सिंधिया में संभावना नजर आती है, लेकिन सिंधिया क्या उनको बीजेपी में जगह मिलने वाली है उस तरीके की, जहां उतने बड़े बड़े नेता पुराने उनके बैठे हुए, उनके अपने अंतरकलह है बीजेपी के भीतर। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के आरोप जो है केवल किसी के कहने पे ये आरोप लगा रहे हैं, ताकि इनको लगता है कि हम कहीं से, हो सकता है आजाद जी को लगे कि बीजेपी इनको संसद में भेज देगी वापस, हो सकता है इनको लगे सिंधिया जी को कि कहीं कुछ फिर मंत्रालय हमें मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपना भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं। भारतीय राजनीति पे एक ऐसे दाग के तौर पे लोग खड़े हो जाएंगे कि इनको इतिहास याद रखेगा कि ये लोग धोखेबाज नेता हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के से ज्यादा इन दोनों नेताओं को खुद ही नुकसान पहुंचेगा। जी प्रशांत जी। जी जी, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो दोनों के जो वक्तव्य हैं, कुछ ना कुछ अलग संदेश हैं उसके। और मैं गिरिजी के पास आता हूँ। गिरिजी, जैसे आपने सुना धनंजय जी को भी, और बात वही आती है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हों, ये कांग्रेस के जैसे जयराम रमेश ने ट्वीट कर एक आरोप लगाया कि लाभ वाले ऐसे लोग रहे हैं जो लाभ भोगी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा ट्वीट के माध्यम से, कि दोनों ऐसे नेता रहे हैं। और आपको क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य में क्या इनकी मजबूरी है इस तरह के वक्तव्य देना अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए? क्या लगता है आपको गिरिजी?
इसमें सर दो कंफ्यूजिंग जगह दिखाई रही है। एक तो जैसे संग वैसा रंग। अब पहले तो ये होता था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो 1956 में नेहरू जी के दामाद इंदिरा जी के हस्बैंड ने ही सबसे बड़ा स्कैम निकाला था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो भी मुंद्रा था। हरिदास मुंद्रा की कंपनी में टीटी कृष्णाचारी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगवाए थे और उनको रिजाइन देना पड़ा। आज फिर वही सिचुएशन आ रही है, मुंद्रा भी है पार्लियामेंट में, गांधी भी है, लेकिन सिचुएशन बदल गई। अब कुछ समय पहले आप देख रहे हैं तो कांग्रेस में टूट फूट जो हो रही थी उसमें लालच थी, डर था, सब था, तो खुला मैदान था इनको तोड़ने के लिए। अब कुछ कांग्रेसियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि अब उन्होंने भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट खड़ा कर दिया है। अगर सब अंदर से झगड़ रहे हैं तो ये तोड़ेंगे किसको? क्योंकि इतना नॉर्मल जो दिख रहा है उतना पॉलिटिक्स में इतना इजी नहीं होता है। 2+2 फ्लोर पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं होता है। तो ये भी एक रणनीति होगी। और ऊपर से जैसे ये छोड़ के जा रहे हैं, अभी एक सेंटिमेंटल वोट्स गैदर हो रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो जैसे ही इनके विरोधी बढ़ेंगे तो लोगों में एक सेंटिमेंटल वो क्रिएट हो जाएगा कि देखो इतनी मेहनत कर रहा है, यंग लड़का है, उसको सब छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस खड़ी करी। जैसे ही मेरा अपना मतलब निकलने लगेगा तो मैं चेंज हो सकता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस में हमेशा से ही डेमोक्रेसी रही है, वहां पे आपको विरोध करने की छूट है। तो यहां पर आप देखेंगे जो भाजपा से बिल्कुल ही एक रिवर्स एटमॉस्फेयर आपके पास कांग्रेस में। भाजपा में कोई भी नहीं बोल सकता है। और मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं, एक आरएसएस की रनिंग स्कूल में हम लोग किसी गांव में कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए थे। तो वहां पे कुछ इनके स्कूल के बच्चे डोनेशन की रिसीट लेके सब दुकानों से पैसे मांग रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्यों मांग रहे हो, ये स्कूल यूनिफॉर्म में आप हो? तो कहते हैं वो सर से बात करिए। तो हमने उनके सर से पूछा कि ये बच्चों को क्या आप सिखा रहे हैं? तो बोले नहीं, इनको हम लोग टॉलरेंस पावर इनका बढ़ा रहे हैं कि अगर वो पैसा मांगने जाएंगे, कोई इंसल्ट करेगा तो इनको रिएक्ट नहीं करना है। तो इनके पहले से ये कल्चर ऐसा है कि आपने जो करना है वो करो, आपको इंसल्ट अपमान किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रखना है। और वो हम देख रहे हैं, रातों रात पूरी मिनिस्ट्री उड़ा जाती है, कोई नहीं बोलता है। सीनियर सबसे जिन्होंने भाजपा खड़ी करी थी उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाता है, कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो दोनों का वर्किंग जो सेपरेट है, इसमें हमको दोनों एक्सट्रीम लग रहे हैं। इसलिए अब ये अनुमान लगाना कि ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमको वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन इतना इजी नहीं है ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो भी है वो कांग्रेस की वजह से। मैं नहीं समझता हूँ अलग पार्टी बनाने से या ऑपोजिशन में चले जाने से इनका कोई भला होगा। वो देख रहे हैं पीछे जो गए उनके क्या पोजीशन है। अभी ए के एंथनी का लड़का भी देखिए वहां चला गया है भाजपा में। मैं नहीं समझता हूँ कि इतना इजी होगा। और उसके फादर कमेंट नहीं कर रहे, इतना बोलने की सिर्फ कि आई एम सॉरी फॉर हिम। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिप्लोमेसी अब कांग्रेस को भी आ गई है और वो भी खेल रहे हैं। प्रशांत जी अ, सुनील शुक्ला अ, जी, ये एक सुनील मिनट शुक्ला गिरीश जी भाई, जुड़ ये रहे हैं जो हमारे साथ। एंटनी वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, एंटनी साहब की जो पत्नी है वो पेंटर है। और कहा जाता है कि एंटनी जी साहब जब केंद्र में मंत्री थे तो कई एयरपोर्ट पे या कहाँ कहाँ उन्होंने पेंटिंग खरीदी करोड़ों रुपए में, और वो जो है पेंटिंग लगवाई। इसकी वजह से बीजेपी ने उनको घेरा है। और ईडी और सीबीआई का चक्कर अभी गया नहीं है, लेकिन चला इसके पहले। एंटनी साहब ने संन्यास ले लिया और उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ताकि उनके खिलाफ कोई कीचड़ ना उछले, है ना। ये इसके पीछे वजह बताई जा रही है। जी अच्छा। जी, सबके करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे है कि वो उन्हें अवसर मिलता है। और सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं संवाद इंटेक में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मैं जिगर जी के पास आता हूँ। जिगर जी, जैसे आपने सुना कि किस तरह से जो डेवलपमेंट के बारे में बताया पूर्व वक्ताओं ने, आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें कि पार्टी में सब कुछ दिया उन्हें भी, और कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई पिछले 2-3 दिन के अंदर उनसे जीवन से संबंधित, जिसमें बाल्यकाल की उनकी एक फोटो है जिसमें इंदिरा जी के बराबर में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल। और उनकी इस तरह के जो उनके युवावस्था की तस्वीरें वायरल हुई हैं, और केंद्रीय मंत्री के तौर पर, मतलब इस तरह की उनके जो जीवन की लाइफ पूरा यात्रा रही है उससे संबंधित कुछ फोटो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं। उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक परिवार की तरह सिंधिया जी का गांधी परिवार से तालमेल बना रहा है हमेशा। और कहा भी जाता था कि राहुल गांधी के बहुत ही नजदीकी सदस्यों में से ये एक है। और आपको क्या लगता है जिस तरह से ज्योतिरादित्य ने अब हमला बोला सीधा राहुल गांधी पर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि गद्दारों की उन्होंने एक बात कही विचारधारा की, जिस विचारधारा से इतने सालों तक वह खुद शामिल रहे हों, और इस तरह का बयान देना, और साथ ही गुलाम नबी आजाद का भी मैं इस पर जोड़ूंगा संदर्भ, कि जिस तरह से कि अगर जो भी पार्टी दे सकती है किसी व्यक्ति को, किसी नेता को, वो सब कुछ मिला है गुलाम नबी आजाद को, उसके बावजूद इस तरह के बयान, ये क्या कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है बीजेपी में उन्हें?
जी गढ़ जी। जी बिल्कुल। देखिए, स्पष्ट रूप से अगर पहला स्टेटमेंट मुझे देना हो या वक्तव्य देना हो, तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक ही शब्द बहुत काफ़ी है, अगर हम ज़्यादा इसके डीप में सोचे नहीं तो इसे मैं गद्दारी कहूँगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जब से जॉइनिंग किया, तब से लेके आज तक, वो शायद युवा पांख से लेके आज इतने सीनियर मंत्री, कश्मीर में सीएम बने, राज्यसभा में गए, लोकसभा में, हर जगह कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उन्हें। मतलब आप समझिए पूरा राजनीतिक जो करियर है, वो उनको कांग्रेस ने बना कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो पहले की बात भी आप ले लें, जब कश्मीर में शायद उनकी लोकप्रियता होती होगी, और आज की तारीख में कहीं कोई लोकप्रियता ऐसी नहीं है कि वो अपने बूते पर या अपने दम पर 10,000 लोगों को भी इकट्ठा कर सके। तो मेरे ख्याल से अब ये जो स्टेज आ गया है, वो स्टेज मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बची-कुची रियासत जिसे कहते हैं, या जो आखिरी अभी जो जीवन का जो पड़ाव है, उसमें अपनी राजनीति की जो करियर है, उसको सिंपल, सोबर और अच्छे तरीके से संभाल कर रखना चाहते, ना ही ऑपोजिशन में बैठकर अपनी जिसे कहते हैं लाइफ को बिगाड़ना चाहते। मुझे लगता है ये अंगत एक जो स्वतंत्र महत्वाकांक्षा होती है, उसी का एक भाग स्वरूप है। इस वजह से वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं और उन्हीं के जो शब्द है उसको रिपीट कर रहे हैं। साथ में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके के इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं, जो बीजेपी के द्वारा सुझाए गए जो शब्द है, उसी को वो रिपीट कर रहे हैं। इसमें कहीं 2 चीज़ मुझे दिख रही है। एक चीज़ शायद ये हो कि बीजेपी ये प्रयत्न कर रही है कि आपके कांग्रेस के आए हुए नेता ही आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो हम तो बाद में कहेंगे, आप पहले इनसे निपटिए। मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि राहुल गांधी के समकक्ष या उनकी जो G23 या के ये जो नेता है सारे, उनके समकक्ष इन दोनों नेताओं को रखकर वो अंदर-अंदर लड़वाना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कई बार अंदर-अंदर झगड़ा करवा के दूसरा बंदा ही राज करता है। तो ये एक प्रयत्न हो रहा है कि उसी इमेज में उनको लाया जाए कि राहुल गांधी के सामने तो हमारे सिंधिया जी ही काफ़ी है या गुलाम नबी आज़ाद ही काफ़ी है, वो ही बोल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आज की तारीख में सहानुभूति का एक वेव या फिर जो प्रश्न राहुल गांधी ने उठाए, वो एक जो जमावड़ा हुआ है लोगों का, उनके प्रति एक अच्छी भावना पैदा हुई है, वो उनके साथ ज़रूर है, वो दिख रही है हमें आज की तारीख में। पर सबसे बड़ी जो बात है, मुझे उसमें शायद थोड़ी रणनीति ये भी लग रही है बीजेपी की। आप देखिए पिछले 4 महीने से, जब से हिंडनबर्ग का अदानी का रिपोर्ट आया और उसके बाद जो-जो घटनाक्रम हुए, राहुल जी के ये सदन में माइक को म्यूट कर देना या फिर सदन 16 मिनट के लिए बंद हो जाना, म्यूट हो जाना। उसके बाद लंदन में उन्होंने जो सब अपना भाषण और वक्तव्य दिया, या कांस्टेंट यहाँ पर भारत में आकर भी जो अदानी के मसले के बारे में प्रश्न उठाते। आप ये सारी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो मुझे लगता है ये प्रयत्न ये हो रहा है कि बीजेपी शायद कहीं न कहीं कांस्टेंट राहुल गांधी पर हमला करके उन्हें बड़ा बना रही है। और बड़ा इसलिए बना रही है ताकि 2024 आते-आते ऐसा माहौल हो जाए कि विपक्ष में कोई नहीं है और प्रेसिडेंशियल रूप में अगर इलेक्शन इस पैटर्न पे हो, भले पैटर्न इंडिया में लोकशाही है वही रहेगी, पर सिर्फ 2 ही चेहरे रहे। तो उसमें मोदी बनाम राहुल गांधी जो 2 चेहरे हैं, तो उन्हें ये ज़रूर पता है बीजेपी को और आरएसएस को कि शायद कहीं न कहीं ये 2 चेहरे के बीच में फाइट होती है, तो मोदी जी का चेहरा जीत जाएगा। तो ये पूरा मुझे खेल इस तरीके का भी दिख रहा है जो बीजेपी शायद बैकड्रॉप में खेल रही हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की तारीख में मुद्दे उनके खिलाफ बहुत है। तो वो मुद्दों को साइडलाइन करके चेहरे को आगे कर रही है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से अगर आप देखें गिरीश सर को तो पता होगा गुजरात की जो टेंडेंसी है, बीजेपी की, मोदी जी की कभी कोई कार्यशैली ऐसी रही ही नहीं है कि जहां वो अपने विरोधियों को जरा भी तवज्जो दे या महत्व दे। इवन हमने गोधरा कांड के बाद भी देखा है कि जब साबरमती आश्रम पे कांग्रेस ने धरने किए थे, तो वहां पर भी मीडिया के गिने चुने लोग गए थे, और जब बीजेपी शासन में थी उसको पूछा गया था कि सर आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, तो मना कर दिया था उन्होंने कि बोले नहीं, उनको जो करना है करें, हम अपना काम करेंगे। तो ये उनकी एक स्टाइल है कि विरोधियों को हम महत्व देकर उनको और ज्यादा हाईलाइट क्यों करें। हम हाईलाइट करेंगे, न्यूज में छपेगा, आएगा, हर मीडिया चर्चा करेगा, तो उनको और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये जो पैटर्न है वो उन्होंने 20 साल से अपनाई हुई। अब ये अभी 4 महीने की जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। वो अपने विरोधी नेता को बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। पर एक चीज समझ जरूर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये 2 चेहरे आमने-सामने आ जाए 2024 तक, तो शायद बाकी सारे जो विरोधी दल है, वो भी शांत बैठ जाएँगे और राहुल गांधी के नाम पर वो शायद एकजुट नहीं हो पाएँगे। और ये सारी रणनीति के तहत बीजेपी को अपना 40% वोट लेने में आसानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी कवायद उसी की है, और इसमें ये जो 2 नाम है सिंधिया जी और आज़ाद जी, वो मेरे ख्याल से दोनों बिल्कुल मोहरे हैं और कुछ नहीं है, और वो अपनी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, अपनी शाख गँवा रहे हैं। वैसे भी ऑलरेडी अपनी शाख गँवा चुके हैं कांग्रेस को छोड़कर। अब ये और ज़्यादा अपनी शाख और वो सारी चीज़ गँवा रहे हैं, वो साफ बात है। शायद उनको आज की तारीख में वो अगर मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन कैंपेन में जाएँगे सिंधिया जी, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कमलनाथ जी के सामने खड़ा रहने की भी उनकी ताकत होगी, क्योंकि जो बेस होना चाहिए लोकप्रियता का, वो भी घट जाएगा, वो साफ बात है। एक बात इसमें ये भी है कि मोदी जी की भी हमेशा ये स्टाइल रही है
जब भी कोई नेता अपने क्षेत्र में बड़ा होता है तो मोदी जी कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट उससे जरूर दिलवाता है कि वो नेता की जगहसाई हो और वो नेता का जो बड़ा बनना है वो छोटा बन के रह जाए या फिर एक हांसी पात्र बन जाए। ये भी एक पैटर्न रही है, मैं बरसों से इस चीज को भी देख रहा हूँ। तो कोई नेता उनके सामने बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो जब जब उनको लगता है कि नहीं अभी सिंधिया जी का कद थोड़ा शायद बड़ा बनेगा, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में उनकी जरूरत पड़ेगी, इससे पहले ही उन्होंने उनको कट शॉर्ट कर दिया कि भाई आप जितने हो उतने में ही रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है और ये दोनों सिर्फ मोहरे ऐसा दिख रहा है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है 2023 के जितने इलेक्शन बाकी है विधानसभा के अलग अलग राज्यों के और 2024 उसमें हमें इससे भी ज्यादा बहुत ही निचले स्तर की राजनीति और थोड़ी विस्फोटक राजनीति बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज ये मुकाबला मुझे नहीं लगता एक शांति से हो जाएगा। 2024 तक हमें बहुत बड़े बड़े विस्फोट देखने को मिलेंगे राजनीति, ये मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल ठीक आपने कि आने वाले जो समय राजनीति का वो बहुत सारे और नए जो सीन है, राजनीतिक सीन, वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगे हमें। तो मैं सुनील जी की बात करता हूँ। सुनील जी से आपने सुना भी इन्हें, जिगर जी को भी, और सबका एक कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही वक्तव्य हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और साथ ही इन्होंने एक बात और जोड़ी नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को लेकर। अब वो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की अगर राजनीति को देखें और उससे इन बयानों को जोड़ें, तो केवल इनका उपयोग किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और गुलाम नबी आजाद का राहुल गांधी के प्रति विश्वमन करने के लिए, आलोचना करने के लिए। आप पूरे पूरे व्यापक परिदृश्य में आप क्या सोचते हैं सुनील जी? धन्यवाद प्रशांत जी। इन दोनों नेताओं का बयान मैं तो इसका कोई राजनीतिक महत्व मानता ही नहीं हूँ। इन दोनों की क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि देश भर के लोग ये सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में धनंजय जी ने कहा कि जो कुछ भी उनको हासिल हुआ कांग्रेस से हासिल हुआ, कोई जनाधार आपके पास नहीं है, एक उम्मीदवार आप अपने इलाके से जितवा नहीं सकते हैं, किसी जगह जाकर के आप चुनाव प्रचार करने की कोई आपकी राजनीतिक ताकत नहीं है, आप जो नई पार्टी आपने बनाई उस पार्टी के तमाम नेता छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो आप किस बात में आपकी बात का क्या मतलब है? दूसरी चीज यह है कि अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, देखिए अगर आपकी राजनीतिक ताकत है तो आप वही बात बोलेंगे जो आप चाहते हैं। नीतीश कुमार भी एनडीए में रहे हैं, उनसे तो कोई बयान नहीं दिलवा पाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी चलाए हैं, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलने दिया उन्होंने और न भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार उन्होंने कभी कोई बयान दिया, आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि जनाधार के नेता है, उनको पता है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उपयोग कौन किसका कर सकता है जब आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। अगर वो मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, अकेले अपने दम पर राजनीति नहीं कर सकते। ग्वालियर संभाग के अलावा कहां कौन, और अपने अपने जो आपका गढ़ रहा वहां चुनाव हार चुके हैं आप, वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको चुनाव हरा चुके हैं, उन्हीं के साथ आप केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं इस समय। तो आपकी आवश्यकता, जब अगर आप पर निर्भर हैं तो आप वही बयान देंगे जो जिसके ऊपर आपको निर्भरता है, वो संगठन या पार्टी या व्यक्ति जो चाहेगा। ये दोनों लोग वही बयान दे रहे हैं और इनकी मजबूरी भी है कि अगर 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 आप किसी व्यक्ति से कोई अनड्यू फेवर चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तब तो डिक्टेट होना ही पड़ेगा ना आपको। और अगर जो व्यक्ति कहेगा और जो संस्था कहेगी आप उस तरह का आप व्याख्यान देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके बयानों का राजनीतिक असर क्या होगा। राजनीतिक असर हमेशा उस बयानों का होता है, उन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए बयानों का होता है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है। क्या दोनों नेता इतने क्रेडिबल हैं आम आदमी की निगाह में? क्या कोई सैद्धांतिक आधार इनका इतना मजबूत है आम आदमी की निगाह में? क्या यह किसी विचारधारा, किसी उद्देश्य, किसी संगठन के प्रति कभी प्रतिबद्ध रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन में? क्यों आपके बात पर कोई विश्वास कर लेगा? जो इस देश की जनता राहुल गांधी को सड़क पर चलते हुए देख रही है, उस राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करेगी या गुलाम नबी आजाद साहब जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करेगी? आपकी राजनीतिक ताकत क्या है? किस बात के लिए आपने संघर्ष किया है? जो पार्टी जिस मुद्दे को जिस 370 को खत्म करने के लिए आप संघर्ष करते रहते रहे हैं, जिस पार्टी ने और जिस सरकार ने उसको खत्म किया, आप उसके पाले में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी है तो कि आपकी जब विश्वसनीयता नहीं होगी, लोगों के बीच में इस बात के लिए कोई विश्वास नहीं होगा कि आप एक प्रतिबद्ध विचारक हैं, राजनेता हैं,
आप कुछ भी इधर उधर हो जाए, अपनी विचारधारा को आप छोड़ने वाले नहीं है, तो लोग आपकी बात क्यों मानेंगे? अवसर को देकर दिए गए बयान कभी भी छाप नहीं छोड़ते हैं, कभी उसका असर नहीं पड़ता। आपको लगता है कि बड़ा भारी मैंने बयान दे दिया। आज गुलाम नबी आजाद साहब की आवश्यकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगने वाला बयान दें। अगर 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 सरकार आपके साथ फेवर कर रही है, आपका सरकारी दिल्ली का सरकारी बंगला आपके पास आप रोके हुए इतने दिनों से, कभी उसको खाली कराने के लिए नहीं कर रही है, कोई आपके खिलाफ जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कश्मीर में भी जो आप राजनीति करना चाहते हैं आप कर ले रहे हैं, तो ठीक है, उस सत्तारूढ़ दल के साथ आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, जिस राज्य में आप राजनीति करने गए हैं, उस राज्य में जिनके बूते आपने संगठन तैयार किया, वही लोग छोड़ के चले गए। आप तमाम आपके पहली पंक्ति के नेता जो हैं वो छोड़ के चले गए, भारतीय कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उन लोगों ने न केवल ज्वाइन किया, जब राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा के दौरान वहां पहुंचे हैं, उनका खुले आसमान के नीचे स्वागत किया, उनके साथ शामिल रहे, उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो उसी इलाके में नहीं है जहां पर राजनीति कर रहे हैं। सिंधिया साहब की स्थिति है कि सिंधिया साहब देख रहे हैं कि अब मतलब आज आप अतीत में क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि उनके तमाम बचपन के फोटो आजकल वायरल हो रहा है कि वो इंदिरा गांधी जी के साथ दिखाई पड़ रहा है, इनके साथ दिखाई पड़ रहा है, उनके साथ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता है जो कभी भी मेरे घर में आ सकते हैं। ये सार्वजनिक बयान है, ये कोई चोरी छुपे दिया गया बयान नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। माने एक राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शीर्षस्थ नेता इस तरह का सर्टिफिकेट आपके बारे में बयान देता है, आपकी विश्वसनीयता को लेकर के, पार्टी में आपकी ताकत को लेकर के, और आप नेतृत्व के साथ आपके नजदीकीपन को लेकर के। वर्तमान में लोगों ने देखा है, संसद के भीतर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने केमिस्ट्री देखी है, और आप उस पार्टी को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? आप जिस राजनीतिक दल में, जो भारतीय देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, उसके अगली पंक्ति के आप नेता होते थे, आज आप कहां हैं? दो चीजें, या तो आप सत्ता का सुख ले लीजिए और आप नेता हो जाइए। नेता होना और मंत्री होना दो अलग चीजें हैं। राजनेता होना लोगों के बीच में अपनी एक ताकत रखना, लोगों के बीच में अपना एक बहुत बड़ा समर्थक दल तैयार कर लेना एक बड़ी चीज होती है। और आप मंत्री होकर के सुख सुविधाओं के साथ रह लीजिए, दोनों विकल्प आपके सामने। तो नेता सभी नहीं होते हैं ना, नेता तो गिनती के लोग होते हैं। मोदी जी नेता है, उनके पास एक जन समर्थन है, लोगों का उनके समर्थकों के बीच में उनका विश्वास है। किसी भी देश के किसी भी कोने में मतदाताओं को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। क्यों? कि जो भी है, आप उनकी विचारधारा से सहमत हो, असहमत हो, उनके तौर तरीके से सहमत हो, उनके विरोधी हो, लेकिन वो अपनी बात पे कायम, उससे वो इधर उधर नहीं हो रहे हैं, तो उनका अपना समर्थक दल है। सिंधिया साहब क्या? सिंधिया साहब का बताइए ना, जो सिंधिया साहब की तो ही है कि सिंधिया साहब ग्वालियर संभाग में ही चुनाव आ रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र से। सवाल यह है ना कि आप अगर मेरा अपना मानना है कि ऐसा कोई भी नेता, ऐसा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, ऐसा कोई भी संगठन जिसका जन विश्वास नहीं है, उसके किसी बयान का कोई मतलब नहीं। लगता है कि इसकी एक चर्चा हो जाए। और अगर आप यह बात उस जगह पर रख, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें, आपकी ताकत है। आप माना जाएगा कि आपके पास वो राजनीतिक साहस है कि गलत को गलत, सही को सही करने का साहस है आपके पास। कांग्रेस में रह करके अगर यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब या गुलाम नबी आजाद साहब कहते तो पूरी जनता उनके साथ खड़ी होती कि साहब ये है एक राजनीति करने का तरीका है कि हम गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कर रहे हैं, जो हमको गलत लगा हम गलत कर रहे हैं। आज तो कोई मतलब नहीं ना, आज तो ये लगता है कि आप अपने स्वार्थों के लिए कोई बात कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन आपकी कही गई बात का समाज पर असर पड़ जाएगा, एक राजनीतिक माहौल बन जाएगा। वह नेता जो लंबे संघर्ष के बाद जिसने अपनी विश्वसनीयता कायम की है, वो जनता द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। ये संभव है क्या? आज जो राहुल गांधी की जन विश्वास बना है, विपक्ष के नेता के रूप में जो विश्वास बना है, जो एक विश्वसनीयता उन्होंने कायम की है, क्या वो अनायास कायम हो गई? उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के बीच में गए, सड़क पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आलोचनाएं की, जगह जगह उन्होंने सभाएं की, लोगों से मिले, समाज के विभिन्न वर्गों से मिले, खराब मौसम की परवाह किए बगैर। पूरे जब ये पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है
कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहा ही जा रहा है ना कम से कम। और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहने गए थे इस बात को कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो तथ्य है। इस माहौल में भी अगर कोई नेता सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है, तो क्या जो सरकार से संतुष्ट लोग हैं उसको उस नेता के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे? इन दो नेताओं के बयान से ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं और उस बयान का आपके अपने राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दूसरे को तो आप प्रभावित नहीं कर सकते। सवाल नहीं पैदा होता कि आपके कहने से राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं पर विश्वास करने वाला आदमी विपक्ष के ऊपर विश्वास करना बंद कर देगा, तो प्रश्न नहीं पैदा होता। आप अपने बारे में सोचिए कि आप यह बयान देकर के आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें अपनी विश्वसनीयता कितनी कायम कर रहे हैं। ये सवाल है। हाँ, ये जरूर है, बिल्कुल मैं धनंजय जी की इस बात से सहमत हूं। कांग्रेस को ऐसे लोगों से सतर्क करना चाहिए था और आज भी सतर्क रहना चाहिए कि कौन उनके लिए उपयोगी है, कौन संगठन को ताकत दे सकता है, कौन जनाधार बढ़ा सकता है, सरकार की उपलब्धियों को कौन दूर दूर तक ले जा सकता है, सरकार हमारे संगठन और राजनीतिक दल के ऊपर दिए गए बयानों का बचाव कौन कर सकता है, उसके पक्ष में खड़ा कौन हो सकता है। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। अगर किसी बात से माने सरकार के उत्पीड़न से आप अगर घबरा जाते हैं तो राजनीतिक नेता तो नहीं हो सकते हैं आप। राजनीतिक नेता इस वक्त परवाह थोड़ा करता है, उसको तो पता है कि हम सड़क पर उतरे, सरकार से संघर्ष होगा तो पता नहीं क्या होगा, जेल जाना पड़े, मुकदमे दर्ज हो, कुछ हो, हमको अपनी सुविधाएं छोड़नी पड़े। अगर आप सुविधाओं को बचाए रखने के लिए सरकार के साथ खड़े होते हैं तो आप राजनेता नहीं है, जनता का विश्वास आपके साथ कभी नहीं हो सकता। अगर आप उस राजनीतिक दल में, जिस राजनीतिक दल में आप हैं, उसमें अपना पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप राजनेता नहीं है, क्योंकि राजनेताओं की ताकत जन समर्थन से बढ़ता है, उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता से बढ़ती है। किसी के आगे बढ़ाने से थोड़े, अब पुश किए जाने से थोड़ा कोई राजनेता आगे बढ़ता है और मैं अपनी ताकत से बढ़ता है। लोग पार्टी को लगते हैं कि नहीं, व्यापक जन आधार है, व्यापक जन समर्थन है, लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, इनकी बात को सुनते हैं, पार्टी आपको रोक थोड़ा सकती है, क्योंकि पार्टी को भी तो लोगों के बीच में जाना है, पार्टी को तो अपनी ताकत इकट्ठी करनी है। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया जी नेता है तो क्या किसी ने जबरदस्ती उनको रोक रखा है? अगर आप में वोट बटोरने की, लोगों का वोट दिलाने की, उम्मीदवारों को जिताने हराने की अगर आपके पास ताकत नहीं रहेगी तो कोई राजनीतिक दल आपको स्वीकार करेगा? क्या करेगा? संभव है कहीं? कोई आपसे कोई नाराज हो जाए, संतुष्ट हो? क्या भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी मोदी जी से संतुष्ट है? क्या संभव है ये? लेकिन चुनाव जिताने हराने की ताकत उनके पास है तो आप इस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। एक से वरिष्ठ लोग जो है वह किनारे कर दिए गए, कोई पुरसहाल नहीं है। पार्टी ने स्थापना दिवस पर अपने पूर्वजों तक को याद नहीं किया, क्योंकि अब वो राजनीतिक रूप से उतने उनका संदर्भ नहीं रह गया, आज होना चाहिए। तो आप गुलाम नबी आजाद साहब वह कह रहे हैं जो उनके लिए सूट करता है, वो नहीं कह रहे हैं जो जनता के लिए सूट करता है। सिंधिया साहब वह कह रहे हैं जो उनके लिए उपयुक्त है, उनकी अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त है। वह बात नहीं कर रहे हैं जो जनता के लिए उपयुक्त है, इस देश के आवाम के लिए उपयुक्त है। तो आपके अपने हित में कही गई बात जनता स्वीकार कर लेगी, ऐसा कभी होता नहीं, कभी हुआ नहीं है। अगर आपकी बात में जनहित छिपा हुआ है, जनता आपके साथ खड़ी होगी। राहुल गांधी के साथ क्यों लोग खड़े हैं? राहुल गांधी सरकार के निशाने पे है, कांग्रेस पार्टी सरकार के निशाने पे है, उस पे भी अगर हजारों हजार आदमी उनके साथ पैदल चल रहा है सड़क पर, अगर उनकी सभाओं में भारी बरसात के बीच में कुर्सी ओढ़ करके उनका भाषण सुन रहा है, तो क्यों है? क्यों? जनता की बात कर रहा है, जिन चीजों से जनता जूझ रही है उन समस्याओं का उल्लेख कर रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी केवल अपनी बात करने लगे कि साहब, राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा, एक बयान नहीं दिया कि साहब मुझको लोकसभा से देके हटा दिया गया, अब मैं कहां जाऊं। ये उस मुद्दे को लेकर बयान दिया हो तो बताइए आप। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो कह जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता लूटी जा रही है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनहित की अवहेलना की जा रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो नहीं करे कि मेरा खेत कब्जा कर लिया राहुल गांधी ने, तो कहा नहीं। अगर आप जनता की बात करेंगे तभी आपकी बात का मतलब है और तभी जनता आपको स्वीकार करेगी, जन समर्थन तभी आपके पास बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि दोनों महान नेताओं के द्वारा दिए गए बयान जनहित का बयान नहीं है।
आप आज आप ये नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की बात आप स्वीकार कर लीजिए कि वो तो सत्तारूढ़ दल में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद साहब के साथ कौन सा संकट है? आप जब आप आलोचना करते हैं नेता के रूप में, विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना करता है ना, ये विपक्ष का नेता विपक्ष की आलोचना करता है और जनता सुनती है। कहीं हुआ ऐसा? आप कहे आप विपक्ष के खेमे में खड़े होकर के सरकार की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि जनता मुझको स्वीकार कर ले और आपकी बात ध्यान से सुनी जाए। अर्थशास्त्र का भी अमर्त्य सेन साहब को अर्थशास्त्र के विषय में कोई बात करते हैं तो सुनी जाती है, लेकिन वो केमिस्ट्री के बारे में बात करने लगेंगे तो कौन सुनेगा? कितनी उसके सारगर्भिता रहेगी उसकी? गुलाम नबी आजाद साहब विपक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता हम तो यही पढ़ते आए हैं। एक नागरिक के रूप में मुझे यही बोध है कि विपक्ष के नेता से हम सरकार की आलोचना सुनना चाहते हैं, सरकार की कमियां क्या हैं ये हम सुनना चाहते हैं। विपक्ष के नेता से हम सरकार की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। सरकार जो कर रही हो तो करने के लिए ही बनी हुई है। लेकिन अगर आप सरकार की आलोचना नहीं, आपके पास आलोचना करने का साहस नहीं है, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत काबिल आदमी हो सकते हैं, विपक्ष के नेता आप नहीं है। विपक्ष के नेता के रूप में आप जनता की आवाज नहीं है। और इस प्रश्न के साथ आपके द्वारा कही गई बात जनता पे असर डालेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे अपना मानना है कि दोनों नेताओं ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो उनके प्रतिष्ठा और पद के अनुकूल हो, उनके राजनीतिक ताकत के अनुकूल हो। अब तक जितने दिनों तक उन्होंने राजनीति की है, जितने अनुभव ने हासिल किए हैं, उसके अनुकूल, या एक अपने स्वार्थ के लिए दिया गया बयान है और अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्य का कोई सामाजिक असर पड़ता नहीं है। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर विपक्ष के नेता ही अगर सरकार की भाषा बोलेंगे तो विपक्षी नेता के तौर पर उनकी जो विश्वसनीयता है वो तो खुद ही कमजोर हो जाती है। और मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय, आपसे सुना कि सुनील जी ने बड़े विस्तार से पूरी व्याख्या की विषय की। अगर हम राजनीतिक जो भारत की राजनीतिक इतिहास रहा है आजादी के बाद, उसमें देखें बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। इसमें मतलब पहला एपिसोड नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ हो। बड़े बड़े नेताओं ने पार्टियां छोड़ी हैं, छोटे से लेकर बड़े नेता, मतलब इतिहास है देश की राजनीति का। लेकिन जिस तरह से वक्तव्य वर्तमान के परिदृश्य में सामने आते हैं नेताओं के आपस में, जब व्यक्तिगत ऐसा होता है दुश्मनी निकाली जा रही है, व्यक्तिगत आलोचना पर केंद्रित राजनीति हो रही है, मतलब आपको क्या लगता है इस पूरे परिदृश्य के अनुसार कि जो भारत के नेताओं का जो उनके जो वक्तव्य रहे हैं, जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं, वो ऐसे रहे कि लोग सुनना पसंद करते थे, उनके भाषण को उन्हें देखना पसंद करते थे। और लेकिन वर्तमान की स्थिति में ऐसा लगता है कि भाषण जो शब्दावली है उसका बड़ा एकदम पतन हुआ है, शब्दावली का, उसमें गरिमा खत्म होती जा रही है। क्या आपको महसूस होता है, क्या लगता है आपको धनंजय? देखिए, वो तो मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में बोला कि जिस तरह से 2014 के बाद भारतीय राजनीति हुई, वो विपक्ष को या उनके विरोध में जो बोलेगा, कोई भी व्यक्ति बोलेगा, पत्रकार बोले या जो बोले, वो सब जो है देशद्रोही है, ये तो घोषित कर दिया मोदी जी ने शुरुआत में। फिर अब ये दोनों पे आइए, जो अभी आजाद साहब हैं और सिंधिया साहब हैं, इन पे सुनील जी ने बहुत विस्तार से बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है कहने के लिए उस पर। लेकिन एक बिंदु उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जिसको पकड़ने वाली बात है। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे दिखे, नेता के तौर पे दिखे, जो उनके साथ रहे, 17 साल उनके साथ शासन किया, देश में, बिहार में रहे, उसके पहले केंद्र में रहे, लेकिन कभी उन्होंने बीजेपी की भाषा नहीं बोली। मोदी जी के साथ भी लंबा समय रहा, अलग हुए फिर मिले, लेकिन बीजेपी की भाषा कभी नहीं बोली, न बीजेपी का एजेंडा चलने दिया। ये भी गौर कर लीजिए कि आज जो है बीजेपी जो एजेंडा चलाना चाहती है देश में हिंदू मुसलमान का, वो वहाँ बिहार में नहीं चला। आप याद कीजिए, कई साल पहले की बात बताऊं, ये अश्विनी कुमार चौबे जो मंत्री अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली में भारत सरकार के, उनके बेटे तक को अरेस्ट करवा दिया था। मतलब नीतीश कुमार का बड़ा सीधा रहता है कि प्रशासन का काम प्रशासन करे, कानून का काम कानून करे, पुलिस का काम पुलिस करे, राजनीति हम करेंगे। नेता है जो राजनीति करेगा, केवल बाकी मामलों में नेता दखल नहीं देगा। ये नीतीश कुमार का शुरू से, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से उनकी धारा रही। तो नीतीश कुमार ने ये साबित किया है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो किसी के दूसरे का बयान अपने मुंह से नहीं उगलता है, वो अपने बयान बोलता है, अपनी बातें करता है, अपनी राजनीति करता है। गठबंधन होता रहता है, गठबंधन चलता है जब लगता है कि बिहार में स्थितियां अलग रही, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज के तौर पे चीजें रही और नीतीश कुमार ने विरोध किया और फिर बीजेपी के साथ आए, बीजेपी ने साथ दिया, वहां
कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, लेकिन जब लगा कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपने लगी तो फिर किनारे भी करने में देर नहीं लगाई उन्होंने। फिर उनको लगा कि जो है वापस जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी है वो दबाव बना रही है किसी और चीज के लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर लगा कि बीजेपी, तो नीतीश कुमार ने लगातार अपने राजनीति को आगे रखा, क्योंकि राजनेता का मतलब यही होता है, वो सिंधिया और ये राजनेता नहीं है। दूसरी एक और बात कहना चाहूंगा जिसपे जिगर भाई ने बोला शुरुआत में, अक्सर लोग बोल रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति की भावना बढ़ी है। मैं तो सहानुभूति नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूं कि अभी जो 2014 के बाद और उसमें अगर ले लीजिए 2019 के बाद जो देश की परिस्थिति है उसमें ये देखा गया है इस तरह से विपक्ष नेता सब लामबंद हुए हैं एक जगह। देश की धारा 2019 के बाद लोकतंत्र के बचाना है या लोकतंत्र को खत्म कर देना है। मोदी जी के सुनते रहे हैं कि मोदी जी ने गुजरात में भी, जैसा जिगर भाई ने भी बताया और गिरीश भाई ने भी बताया, कि मोदी जी ने हमेशा विपक्ष को गुजरात में भी नेग्लेक्ट किया, उनको कहीं बढ़ावा नहीं दिया। दिल्ली में आकर के भी उन्होंने वही किया, विपक्ष को बढ़ावा नहीं दिया, मतलब मौका नहीं दिया, लेकिन विपक्ष को विलेन साबित किया, बोला कि यही देश को बर्बाद करने वाला है और देश को हम अकेले हैं जो बना रहे हैं। तो वैसे ही जनता में ये बंटवारा हुआ है। जनता जो कम पढ़ी लिखी जनता है या जिनको लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए बड़ा गड़बड़ है या और दूसरी चीजें जो चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद हावी हो, उन लोगों को लगता है कि मोदी जी फिट व्यक्ति है, मोदी जी है जो आरक्षण खत्म कर सकते हैं, मोदी जी है मुसलमानों को दबा कर रख सकते हैं, मोदी जी है जो पिछड़े दलितों को जो है दबा करके रख सकते हैं। ये जिन लोगों को लगता है मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, इस देश में देश सबका है, लोकतंत्र जरूरी है और यहाँ सबको बराबर अधिकार है, संविधान ने सबको हक दिया है, तो जो लोकतंत्रवादी है, जो संविधान को समझते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो सब आज राहुल गांधी के साथ का माहौल नहीं है कि राहुल गांधी के को नेता मान करके सारे नेता साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे मोदी जी के बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी सबको जिता सकते हैं। बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ खड़े या जिसको टिकट न दें वो जीत करके अकेले अपने दम पे आ जाएगा। आप देखिए कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नेता जिसके दम पे बीजेपी खड़ी हुई, वो दोनों नेता किनारे कर दिए गए और एक बोल नहीं फूटा उनसे। गुलाम नबी आजाद तो इतना बोल रहे हैं और लोग इतना कितना क्या क्या नहीं बोला। G23 हम सब लोग जानते हैं, गिरीश भाई ने इस पर चर्चा की कि कांग्रेस में एक विचारधारा है जो सारी बातों को, सारे असंतोष को सुनने की क्षमता रखती है, ऐसी विचारधारा है। बीजेपी में ये कभी नहीं रहा। और अब याद कीजिए वाजपेयी जी का समय है कि वाजपेयी जी के समय में जब बोला था कि वाजपेयी जी मुखौटा है बीजेपी के, तो क्या किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। उतने बड़े नेता थे, उनको थिंक टैंक कहा जाता था। उनका नाम अभी मैं अचानक भूल गया, आप सब लोग जानते हैं। गोविंदाचार्य। तो आप उस तरह के, लेकिन गोविंदाचार्य चुप नहीं हुए, बोलते रहे, चूंकि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी थी, वो जानते हैं कि राजनीति क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। आज भले नहीं बोल रहे गोविंदाचार्य, लेकिन वाजपेयी जी के समय लगातार मुखर रहे। मोदी जी के समय किसी में यह ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में रह के बोल सके। लेकिन आप कांग्रेस में देख रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कांग्रेसी बोलते हैं। तो लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि जो मुझे नहीं पसंद आएगा उसके खिलाफ मैं बोलूंगा। अब एक बात समझ में आती है कि विपक्ष जो आज खड़ा है, वो अगर समझिए ऐसा, जैसा कि जिगर भाई ने कहा कि मोदी हो जाए, अगर ऐसा होने वाला, मैं मानूंगा ये होने जा रहा है लोकतंत्र वर्सेज तानाशाही, हिटलरशाही। तो आपको लोकतंत्र पसंद है या तानाशाही पसंद है? अगर आपको लोकतंत्र पसंद है, संविधान पसंद है, तो राहुल गांधी के साथ आइए। राहुल गांधी के पीछे मत आइए, लेकिन राहुल गांधी के साथ आइए। और जो हवा चल रही है, चाहे वो स्टालिन ने विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई, जिसमें केजरीवाल भी गए, जिसमें ममता बनर्जी के लोग भी गए, वो अखिलेश यादव भी गए। तो बिहार में भी जो चल रहा है कि बिहार में क्या है, आज देखिए बीजेपी अकेली खड़ी है और बाकी जितनी पार्टियां हैं, वो चाहे वामपंथी पार्टियां हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या और दूसरी पार्टियां हो, सब नीतीश कुमार के पीछे खड़ी। तो नीतीश कुमार भी एक ऐसा धड़ा बनाना चाह रहे हैं हिंदी पट्टी में, जहां समाजवादी लोग खड़े हो और नीतीश कुमार के को लीडर मान करके वो आगे बढ़े। तो एक तरफ साउथ से लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए फिर राहुल गांधी को जब जो सजा दी गई और उनको उनकी
तो केजरीवाल ने कितना प्रबल विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी के साथ। तो एक माहौल बन गया है देश में। वो माहौल ये है कि आपको क्या चुनना है, हिंदू मुसलमान है कि आपको लोकतंत्र पसंद है, तानाशाही पसंद है तो जाइए, अगर आपको लोकतंत्र पसंद है तो आइए, कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो जमा है वो हो रहे हैं, ये क्लियर है। तो अगला चुनाव मुझे लगता है इसी आधार पर होगा। प्रशांत जी। जी गिरीश जी की बात तो गिरीश जी से आपने सुना कि वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य है और उसमें जो नीतीश कुमार का नाम आया, सुनील जी ने कहा और फिर धनंजय जी ने उसको कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है उसमें हम देखें कि अनेक वर्षों का उनका इतिहास है कि वो बीजेपी के साथ एनडीए के गठबंधन में रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं दिया है। तो ऐसा क्या लगता है कि जो वर्तमान के जो दूसरे अन्य नेता हैं, उनकी भाषा शैली देखें या उनके कार्यशैली देखें, जो बीजेपी से अलग पार्टी थे लेकिन साथ में बीजेपी के साथ हैं, उनकी राजनीति में बीजेपी का प्रभाव पूरा दिखाई देता है। तो जैसे कि क्या उनके पास जनाधारी कमी है या उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपनी राजनीति को अकेले दम पर आगे बढ़ा सके? क्या लगता है आपको गिरीश जी? प्रशांत जी, एक पूरी आप क्रोनोलॉजी समझिए तो आप स्टेट में एक आप स्टेटमेंट सुनिएगा, क्योंकि शरद पवार जी बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत लंबा बोलते हैं। उन्होंने अभी कहा था कि सारे विपक्ष को इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आप एक ही टारगेट करिए कि अपने स्टेट में से बीजेपी को बाहर निकालिए। गठबंधन तो बाद में भी हो जाएगा जब पब्लिक का ओपिनियन समझ में आ जाएगा। और दूसरा, जो स्टेट्स में जो खौफ है, जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटी जो पार्टियां हैं वो अपना इतिहास देख लें कि जिनके साथ भी गठबंधन भाजपा ने किया है वो पार्टी हाशिया पे चली गई। तो इस वक्त जो फियर है कि या तो ये सारे इकट्ठे हो जाए या जो लाइक माइंडेड है वो इकट्ठे हो जाए, तो कहीं ना कहीं एमालगमेशन तो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शायद 2 दिन पहले चंद्रचूड़ साहब ने शायद सब में एनर्जी का एक डोज दे दिया है कि भाई एनएसए चलते फिरते नहीं लगेगा, आपके ओपिनियन से नहीं लगेगा। और प्रेस की फ्रीडम पे उन्होंने बात करी है। तो अब ये उम्मीद है कि जो फेंस पे बैठे थे, जो डर रहे थे, वो शायद खुल के सामने आ जाए, अब वो बोलने भी लगे। तो अगर विपक्ष अभी कुछ भी अगर डिक्लेयर करता है तो पॉसिबल है कि उसमें से जो भी रिंग लीडर है उसको उठा के एनएसए में डाल दिया जाए, उनके ऊपर कोई केस कर दिया जाए। तो विपक्ष भी अभी पत्ते खोल न ले वो उनके फायदे में। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतने ये इमेच्योर्ड है ऑपोजिशन वाले, वो अभी अपना पत्ता नहीं खोलना चाहेंगे। तो सब अपना अपना वक्तव्य अलग दे रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद की जब हम बात कर रहे थे, मैं अगर गलत हूं तो जिगर जी मेरे को करेक्ट करें, शायद वो काफी टाइम से वो भी गुजरात फॉलो कर रहे हैं, कि गुजरात में कांग्रेस को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अहमद पटेल जी का था। और अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद एक ही थे। अभी आप थोड़े टाइम से देखिएगा तो जितने भी अहमद पटेल की रिंग में जीते थे उनको राहुल गांधी ने बाकायदा धीरे धीरे साइडलाइन किया था। तो ये फियर फैक्टर भी गुलाम नबी आजाद को अपने को सरफेस पे रखने के लिए ये स्टेटमेंट करा होगा। तो अभी ये सिचुएशन नहीं रही है, अब सारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं इनके पीछे, जैसे बिल्कुल शुक्ला साहब ने सही कहा कि सबका अपना अपना मतलब है, इसमें पॉलिटिकल उनका कोई बेस ही नहीं है, वो भी जानते हैं। तो उनको वो स्टेटमेंट करने का औचित्य था ही नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कोई पर्सनल उसके पीछे एजेंडा होगा। वो कितना सक्सेसफुल होगा मोदी जी के साथ में जाने के बाद वो तो वक्त ही बताएगा। प्रशांत जी ये तो वक्त ही बताएगा। बड़े सवाल जो प्रश्न के उत्तर तो वक्त भविष्य में ही निकलेंगे। लेकिन जिगर जी, जैसे आपने देखा कि जो पूरा एक राजनीतिक जो वर्तमान की अगर देखें कि ऐसे में राजनीतिक विचारधारा, विचारधारा की बात होती है, राजनीतिक विचारधारा के लड़ने की बात होती है। क्या राजनीतिक विचारधारा कमजोर हो गई है नेताओं की? केवल सत्ता सुख या लुटियंस जोन की जो कहा जाता है, लुटियंस जोन का बंगला सुख सुविधाएं, वही प्राथमिकता रह गई है नेताओं की? क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है और ये साफ साफ दिख रहा है राजनीति आज की तारीख में एक बिजनेस बन चुका है। तो इसमें हम कोई नैतिकता की अपेक्षा रखे वो भी मेरे ख्याल से गलत होगा। कितने से कितने भी अच्छा व्यक्ति हो राजनीति में, ऐसा कहा जाता है हमारी अपनी सादी लेमन लैंग्वेज में कि जो सबसे कम चोर होगा उसको आप वोट दे देना तो शायद आपका काम हो जाएगा। बाकी चोर तो सभी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए हर जगह ये आज से नहीं है, जब से दुनिया बनी तब से राजनीति का यही हाल है कि आप एक पावरफुल समूह खड़ा करो और वो पावरफुल समूह पूरे बाकी के जितने लाखों करोड़ों लोग हैं उन पर राज करेगा और टैक्स उनसे जो कलेक्ट करेगा वो एक प्रकार की रंगदारी है। मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। टैक्स क्या है? वो एक रंगदारी है, हफ्ता वसूली है। और उसके सामने आपको जो सुविधाएं दी जाती है वो क्या सही में उतनी सुविधा है जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है? और उसके बाद आप देखिए हर एक पार्टी के कितने बड़े बड़े भवन बनते हैं या हर नेता किस तरीके से फायदे उठाता है।
तो हर एक पार्टी में कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीति में जो व्यक्ति सिंबल पर चुनकर आता है, ये मैं कई बार बोलता हूँ कि जो व्यक्ति सिंबल पर चुनकर आता है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती, क्योंकि वो किसी के थ्रू या किसी पार्टी के द्वारा चुनकर आया वो बंदा है। जैसे शुक्ला सर ने बताया, एक बात मैं यहाँ पे वापस से एक बार मैं कई बार तारीफ करता हूँ, आज जरूर करना चाहूंगा कि सुनील शुक्ला सर को सुनना मतलब पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया सुनने बराबर है। इतना इन डेप्थ, इतना जबरदस्त होता है कि तकरीबन सारी चीज कवर हो जाती। तो मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को भी उनको और उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। राजनीति की बहुत गहरी समझ आसानी से मिल जाती है, बहुत आसान शब्दों में। जी, तो अब दूसरा जो पहलू है जो हम देख रहे हैं कि राजनीति में आज की तारीख में क्या हो रहा है, तो वो सिर्फ यही रहा है जो धनंजय जी ने बताया कि आप एक व्यक्ति के शासन के सामने या साथ में जाना चाहेंगे या फिर ऐसे शासन में जहाँ पे कहीं लोकतंत्र बाकी रहेगा, उसकी आपको उम्मीद दिखती है। बस यहाँ पर ही आकर पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। पर दिक्कत ये भी है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इनडायरेक्टली या बैकड्रॉप में बीजेपी के सपोर्ट में है या नहीं है, वो किसी को नहीं मालूम। ईडी सीबीआई के डर से कौन वापस बाद में पोस्ट अलायंस में आएगा या नहीं आएगा, ये किसी को नहीं मालूम। तो लड़ाई बहुत गहरी है और बहुत लंबी है, और मेरे ख्याल से उसके अंदर हम देखने जाए तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी रणनीति भी बनानी होगी। और ऐसे जैसे ये सिंधिया जी है या आजाद जी है, वो तो ठीक है खुलकर सामने आ गए क्योंकि दूसरे खेमे में चले गए, पर अपने खेमे में बैठने वाले भी ऐसे जो भी लोग हैं उसको भी कांग्रेस को दूर करना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए, आज का ही एक ट्वीट है, मुझे याद नहीं किसी, शायद कोई कांग्रेस ही नहीं किया है, कोई सेकंड या थर्ड कैडर के नेता ने, कि अगर कांग्रेस सिर्फ ट्विटर खेलती रह जाएगी और जन समर्थन के लिए बूथ पे काम नहीं करेगी या संगठन पे काम नहीं करेगी, तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप कितना कर लोगे, मीडिया भी आपके साथ में नहीं है, गोदी मीडिया वही बताता है जो उनको बताना है। आप रोज कल का पूरा सारी डिबेट्स आप देख लो, सारी की सारी डिबेट हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में की गई और उसके साथ में राजनीति जोड़ दी गई। उसके पहले की डिबेट देख लो तो रामनवमी के उपलक्ष्य में की गई और उसके साथ में सारी डिबेट जोड़ दी गई कि मोदी जी राम है और सामने सारा रावण, पूरा 10 सर वाला विपक्ष खड़ा है। ये नैरेटिव इतना धड़ल्ले से बनाया जाता है, फिर उसके जो कटिंग्स होते हैं वो आप देखिए, हर एक अलग छोटे छोटे वीडियो कट होके व्हाट्सएप रील और करोड़ों लोगों को जाते हैं। बीच में एक डिबेट में हमने देखा था, शायद आनंद वर्धन सिंह साहब की डिबेट थी, वहां पे शीतल सिंह जी ने एक वीडियो दिखाया था, जो वीडियो बहुत छोटा सा है पर मोदी जी के फेवर का किसी कोई बहन कह रहे, वो 17 करोड़ लोगों ने व्यू कर लिया, उतने तक पहुंच गए। आप देखिए इनकी पैंट कहां तक है, क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई साधन है? तो मेरे ख्याल से विपक्ष को जरूर ये सारी चीजों को छोड़कर कि किसने क्या वक्तव्य दिया, उनका सीधा फोकस यही है कि आज की तारीख में उनके पास अदानी जैसा मुद्दा आया है, उसको पकड़ के लोगों के बीच ले जाना बहुत जरूरी है। तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी तो शायद उसको वोट में तब्दील करने में आसानी होगी। अदरवाइज ये तो स्टॉक मार्केट का खेल है, अगर 1-2 महीने में अदानी के स्टॉक वापस ऊपर आ गए तो ये मुद्दा ही हाथ से निकल जाएगा। फिर आप ये पूछते रह जाओगे कि 20,000 करोड़ किसका है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसके बदले 2 लाख करोड़ और आ जाएंगे अदानी के स्टॉक में। तो ये पूरा एक पावरफुल गेम है। पावरफुल गेम पे सामने खेलने के लिए कांग्रेस को भी पावरफुल बनना पड़ेगा, ऐसे लोगों को साथ रखना पड़ेगा जो सही में जन जन का आधार बन सके और लोगों में विश्वास जगा सके। बाकी मेरे ख्याल से रहा मुश्किल जरूर है। जी जी, रहा मुश्किल जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ, और सुनील जी से पूरी चर्चा को आपने सुना, और पूरी चर्चा की अगर समीक्षा की बात करें या कांग्रेस की रणनीति के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, क्या कांग्रेस अपने नेताओं को पहचानने में कहीं ना कहीं विफल साबित होती है कि जिन नेताओं में इन्वेस्टमेंट करती है, जिनको आगे बढ़ाती है पार्टी, उसमें से अनेक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में दामन थाम चुके हैं। तो कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं पहचानने में कमी है, विश्वास, वो ज्यादा विश्वास कर लेते हैं नेताओं के ऊपर, या उनकी मजबूरी है? और साथ ही एक प्रश्न और जोड़ूंगा उसमें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात, जो राहुल गांधी की राजनीतिक सफर है, पूरा राजनीतिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात, सितंबर से लेकर अप्रैल चल रहा है अब, ऐसे में क्या राहुल गांधी का राजनीतिक कद इतना व्यापक रूप से आगे बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या पूरी बीजेपी एक चुनौती के तौर पर राहुल गांधी को देखने लगे, जो सीधा हमला न करके इधर उधर से उन पर राजनीतिक हमले करा रही है? क्या लगता है आपको? राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से न केवल अपने को बल्कि विपक्ष को की विश्वसनीयता बढ़ाई है, विपक्ष के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाया है, लोगों के बीच में विपक्ष का जनाधार बढ़ाया है। बावजूद इसके अभी भी मेरा यह मानना है कि व्यक्तित्व की लड़ाई में मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे इतने प्रबल हैं, मुद्दों को ही आगे करने की जरूरत है। अगर आप व्यक्तित्व की लड़ाई करें, अगर सामने लाएंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य समर्थक चाहते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा।
व्यक्तित्व की लड़ाई में व्यक्ति को खंडित खारिज करना बहुत आसान है। अगर आप संसाधन आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, संगठन है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, तो किसी भी व्यक्ति को खारिज किया जा सकता है, आप कितने मजबूत हो। लेकिन मुद्दों को नहीं खारिज किया जा सकता। मुद्दों के प्रति आपको जवाबदेह होना पड़ता है। अगर इस देश में महंगाई है तो महंगाई है, हर आदमी उसको महसूस कर रहा है। आप अपने कितने भी संसाधन लगा दीजिए, आप इस मुद्दे को खारिज नहीं कर सकते। अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार परेशान है, गांव में खेतिहर मजदूर किसान परेशान है, तो यह है, लोगों के सामने समस्या है, इसको आप नहीं खारिज कर सकते। अगर इस देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है, रुपए का अवमूल्यन हुआ है, तो तथ्य सबके सामने है, इसको आप नहीं खारिज कर सकते। अगर संघीय ढांचे पे हमला हुआ, अगर कोई राज्य सरकार जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी या अभी समर्थन में दिखाई पड़ती है, अगर तृणमूल कांग्रेस यह कहती है कि जीएसटी के कानून का समर्थन करना बहुत बड़ी गलती थी, तो एक बड़ा मुद्दा है ये, इस मुद्दे को आप नहीं खारिज कर सकते। मेरी अपनी समझ यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के नेता को आगे करने के बजाय मुद्दों को आगे किया जाना चाहिए, और उन मुद्दों को मजबूती प्रदान किया है राहुल गांधी की यात्रा ने। इस देश में एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में इस सरकार के ऊपर लगातार हमलावर अगर कोई व्यक्ति रहा है या कोई संगठन रहा है तो कांग्रेस रही है और राहुल गांधी रहे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इन मुद्दों को आगे किया है, लेकिन यह व्यक्तित्व की लड़ाई बननी नहीं चाहिए। व्यक्तित्व की लड़ाई किसी भी तरह से विपक्ष के पक्ष में नहीं जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तियों की लड़ाई को कैसे एक तरफा कर लेते हैं, उनके पास इतने संसाधन है, इतनी रणनीति उनके पास है। दूसरी चीज की कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं गिरीश जी की बात जिन्होंने जो बात कही इन्होंने शरद पवार साहब के संदर्भ में, बिल्कुल सही है कि कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में कांग्रेस के साथ मिल करके बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी के खिलाफ, कोई ऐसा राज्य नहीं है। लेकिन एकजुटता, बिल्कुल सही कि एकजुटता का मतलब कोई हर दल अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल यह है कि सभी विपक्षी दल जिन राज्यों में जो मजबूत है, जिसका जो फार्मूला नीतीश कुमार जी ने दिया था कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वो आगे रहे और बाकी लोग उसका समर्थन करें। यानी कि सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार, यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के पास उतने समर्थक नहीं है कि वो विपक्ष के जो समर्थक है उनको उनसे आगे निकल जाए, ये संभव नहीं है। और यही कारगर होगा। किसी एक नेता को आगे करना रणनीतिक चुनावी रणनीति के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपील तमिलनाडु में स्टालिन की है वो अपील राहुल गांधी की नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में आप नहीं कह सकते ना कि उससे बड़े नेता राहुल गांधी होंगे। जो अपील पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है, आप उसकी तुलना राहुल गांधी से नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी को खारिज नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां राहुल गांधी की उपस्थिति न हो, राहुल गांधी की अपील न हो, राहुल गांधी की जनता में पैठ न हो, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनकी पैठ, उनका असर ज्यादा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में ऐसे राज्य हैं जहां राहुल गांधी की अच्छी खासी अपील है, लेकिन उनके स्थानीय नेताओं की भी अपील है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो यही चाहती है। हालांकि जो स्थिति पहले राहुल गांधी की 2014 के चुनाव में थी, जो 2019 के चुनाव में थी, वो नहीं है। जो पप्पू बना करके या एकदम अविश्वसनीय नेता बनाने का जो प्रयास कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी या सबसे बड़े विपक्ष सबसे बड़ी आवाज है। जो इस सरकार से संतुष्ट है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, उनकी योजनाओं से संतुष्ट है, उसकी सबसे बड़ी आवाज राहुल गांधी है। इसलिए है कि लगातार इस सरकार के ऊपर हमलावर है और मुद्दों के साथ हमलावर है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दे चुनौती, इसीलिए मुद्दों की चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सब बात करेगी, इधर की उधर की, सब। वो कभी अडानी का मुद्दा केवल किसी औद्योगिक घराने कामकाज का मुद्दा थोड़े है, शेयरों की खरीद फरोख्त का ही मुद्दा नहीं है, सरकारी नियमों का उल्लंघन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने का मुद्दा है, जो आर्थिक गतिविधियों की नियामक संस्थाएं हैं उनके कामकाज के तौर तरीके के ऊपर का एक मुद्दा है, एक औद्योगिक घराने को नियमों से बढ़ करके सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने का मुद्दा है।
लोगों के आर्थिक हितों की अवहेलना करने का मुद्दा है। इसका जवाब किसके पास है? इसीलिए उसमें चर्चा नहीं होने देना चाहते हो। अगर यह बात उनके साथ पक्ष में जाती तो अब तक जेपी से सब बन जाती, क्योंकि जेपीसी में तो उन्हीं को बहुमत मिलना है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उनके सदस्य रहेंगे, उन्हीं का नेता उसका चेयरमैन भी होगा। लेकिन वो मामला गंभीर है, इसलिए कोई उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, उस पर चर्चा न हो, इसके लिए संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जाती। मुद्दे गंभीर हैं, इसलिए मुद्दों को आगे करना आवश्यक है। और ये जनता के सामने जो खड़े मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक दलों ने आगे बढ़ाया है, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि ये आने वाले दिनों में चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर दो व्यक्तियों के बीच में बढ़ाने का प्रयास विपक्षी दल करेंगे तो वह उनके स्तर पर एक राजनीतिक एक कमजोरी साबित होगी। राहुल, आज भी मोदी जी की एक अपील है, बड़ी अपील है, उनके विरोधी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी की तुलना में उनकी अपील ज्यादा है। वह खंडित होने में समय लगेगा, और किसी भी व्यक्तित्व को खारिज करने के में बहुत देर नहीं लगती। मुद्दों को आप नहीं खारिज कर सकते, और जब जब सत्तारूढ़ दल हारा है उसमें मुद्दे ही निर्णायक रहे। कोई संसदीय इतिहास का कोई भी कालक्रम आप देख लीजिए। इसलिए आवश्यक है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वही निर्णायक साबित होंगे, और लोगों को, राहुल गांधी ने तो हमेशा मुद्दों की बात की ना। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं बताए जाए। उन्होंने सीधे सरकार के ऊपर हमला किया। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो जन समस्याएं हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उन सरकार के विफलताओं से पैदा हुए जो जनहित के मुद्दे हैं उनको आगे करके आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से राहुल गांधी को आज आप खारिज नहीं कर सकते। इन मुद्दों की विश्वसनीयता इसलिए बढ़ी है कि एक विपक्ष के मजबूत नेता ने उसको कहना शुरू किया हुआ। गांव में जो बैठा हुआ है किसान, उसको अडानी के शेयर से क्या लेना देना है, लेकिन मध्य वर्ग का एक बड़ा वर्ग है जिसको अडानी के शेयर से लेना रहता है। लाखों की संख्या में शेयर धारक है जिन्होंने अडानी के शेयर खरीदे हैं बड़ी कीमतों पर। अब जब यह आरोप लगने लगा कि इन शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई, घटाई गई, तो उनको लगता है कि मेरा पैसा फंस गया, मैंने जिस शेयर की कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा मुझसे निवेश करा लिया गया, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये जो विषय आगे बढ़ने के लिए बढ़ने वाले हैं, अगर किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है, ये बड़ा विषय है। उसी विषय को तो लेकर के किसान एक साल से ज्यादा समय तक सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। उनसे अपना उनके हित से जुड़ा हुआ विषय था, कोई नेता थोड़ा था उनके आगे पीछे। जो उनके हित से जुड़े हुए मुद्दे वही लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर पढ़ा लिखा किसान, पढ़ा लिखा युवक अपनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी उसके सामने अगर रोजगार का संकट है तो सरकार के लिए चुनौती है। सरकार इससे आंख बंद नहीं कर सकती, और बंद करेगी तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो प्रमुख विषय यही है कि आप मुद्दों को आगे कीजिए। जो नेता विश्वसनीय हुआ है वह नेता मुद्दों को आगे करके ही आगे बढ़ पाया हो। तो निश्चित रूप से भारतीय सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं जो विपक्ष ने उनके सामने खड़ा किया है मुद्दों के आधार पर, और वह इन मुद्दों का जवाब न दे पाना सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है, और यह उनको अपना जन विश्वास को बनाए रखने के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुद्दों की अगर लड़ाई होती है तो ज्यादा राजनीतिक रूप से वो बेहतर भी है जनता के लिए भी और विपक्ष की राजनीति के लिए भी। लेकिन सरकार का जो जैसे अपना रणनीति है, जो बीजेपी रणनीति है, वह चाहती है कि व्यक्ति विशेष के आधार पर जो आने वाले चुनाव की जो लड़ाई है वह व्यक्ति विशेष पर आधारित हो, मोदी जी और वर्सेज राहुल गांधी। लेकिन विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि व्यक्ति आधारित राजनीति से वह बचे और मुद्दों आधारित राजनीति पे वह फोकस रहे, उस पर केंद्रित रहे, तो ज्यादा बेहतर परिणाम उनके लिए आ सकते हैं। और जैसे कि आज की चर्चा थी हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद जी के जो वक्तव्य है उससे संबंधित, और हमारे जो अतिथि थे उन्होंने बड़े विस्तार से पूरी इस पे व्याख्या की अपनी, और जिस तरह से उन्होंने दृष्टिकोण रखा उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सब राजनीति से प्रेरित है, और इसका जो केवल राहुल गांधी पर ही आक्रमण कर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक राह आसान करने वाली उनकी तरफ से कोशिश जारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और जो हमारे संवाद इंडिया के मंच पर अतिथि थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी विस्तृत व्याख्या के द्वारा हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही एक उत्कृष्ट चर्चा आज प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।
जैसे कि आपने सुनी पूरी चर्चा, जिस तरह से हमारे अतिथियों ने पूरा एक उस पर व्याख्या प्रस्तुत की, और मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।